यही उसका जवाब हो सकता है। दूसरा ये है राजीव जी की देखिए, सोनिया गांधी के साथ जिस तरह से आज पूछताछ हुई और वो कह रही थी कि हम रात में 8-9 बजे तक रुक सकते हैं, आपको जो पूछना हो आज पूछ लीजिए आप। तो ईडी लोगों ने कहा, उनके अधिकारियों ने कहा कि नहीं कुछ खास नहीं, अब फिर 25 तारीख को पूछे। आज तक ये नहीं बताया ईडी ने कि राहुल गांधी से जो वो इतनी जो पूछताछ हुई, पता नहीं 50 घंटे की हुई, 48 घंटे की हुई, कितने घंटे की हुई, ये वही लोग गिनते होंगे। लेकिन उस पूछताछ में निकला क्या, उसे हासिल क्या क्या हुआ, क्या किया वो? अगर राहुल गांधी कुछ गलत बयानी फंसे हैं तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, वो आप नहीं कर रहे हैं। सोनिया गांधी से आप आज आपकी बातचीत बहुत जल्दी खत्म हो गई, फिर आप कह रहे हैं कि 25 तारीख को। तो सीधा सीधा इसका मतलब यही समझ में आता है कि ये नेहरू गांधी परिवार को मानसिक रूप से परेशान करने, राजनीतिक रूप से बदनाम करने के अलावे और कुछ भी नहीं है। देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये एक अलग विषय है, ये जांच का विषय है। अदालत में चल रहा है मामला, वो अपना फैसला सुनाएगी अदालत जब भी होगा। उसमें भी जो है कि भाई, अगर अखबार के कर्मचारियों को वेतन देने के लिए अगर किसी कंपनी से पैसा लेकर के उसको दिया गया, तो उसमें हमको लगता नहीं है कि कहीं गलत हुआ होगा। लेकिन चलो ठीक है, उस पर हम नहीं जाते हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि 2014 में ईडी ने क्यों नहीं किया, तो 2014 में शायद इसलिए नहीं किया होगा कि उस समय ताजा ताजा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने कहा था कि साहब हमारी सरकार जो है वो राजनीतिक प्रतिशोध के कारण ऐसा कुछ भी, किसी अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हो सकता है शायद तुरंत तुरंत उनको रहा होगा कि अभी तुरंत करेंगे, ईडी भेज देंगे तो लोग कहेंगे कि साहब आप तो ऐसे कर रहे थे। लेकिन उसके बाद के वर्षों में लगातार उन्होंने वो सारे काम किए जो राजनीतिक प्रतिशोध ही कहा जा सकता है। जितने भी विपक्ष के नेता हैं, अभी हमारे मित्रों ने गिनवाया, मुख्यमंत्रियों के बारे में, राजनीतिक दलों के नेताओं के बारे में, सरकारें बदलवाने के मामले में ईडी की भूमिका मुख्य रही लगातार। अच्छा, किसी मामले में भी निर्णायक मुकाम पे पहुंचा हो ईडी, अभी तक समझ में नहीं आया। मतलब आप देखिए कितना बड़ा मजाक हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में मुकुल राय जो हैं, जब तक तृणमूल कांग्रेस में थे ईडी उनके घर पहुंच जाती थी। जब वो बीजेपी में चले गए तो ईडी अपने घर बैठ गई, वो अपने घर बैठ गए, अपना काम करने लगे। फिर जब वो वापस टीएमसी में चले गए, फिर ईडी उनके घर पहुंच गई। तो गजब है भाई। मतलब हमको लग रहा है कि ईडी के पास जाने के बाद नेताओं को पहले कह देना चाहिए कि साहब माई बाप, हम अब बीजेपी के खिलाफ उतना नहीं बोलेंगे, बाकी आपको जो पूछना हो वो पूछ लीजिए। तो हमको लगता है उसी दिन कह देंगे अच्छा भाई ठीक है जाइए आप देखिए हेमंत बिश्व शर्मा, जिसको कि अमित शाह जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार का पर्याय है वो आदमी, और इतना बड़ा भ्रष्टाचारी पूरे देश में कोई नहीं है। वो आज भारतीय जनता पार्टी का बहुत सम्मानित नेता है, विधायकों की खरीद फरोख्त करता है, सरकारें गिरवाता है, सरकारें बनवाता है, असम का मुख्यमंत्री बना हुआ है। तो ईडी को उसके यहाँ कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से जो चीजें हैं, वो मतलब सीधा सीधा मकसद यही है कि विपक्ष को चुनाव से पहले अपमानित करना है, बदनाम करना है, जनता की निगाहों में उसको गिराना है, और असहमति के जो सुर हैं, चाहे वो जुबैर अहमद के द्वारा हो, चाहे इस तरह के और भी जितने लोग हैं, उनको तंग और तबाह करने की जो कोशिशें हैं, प्रताड़ित करने की, अपमानित करने की जो कोशिशें हैं। अब अभी अभी अमलेंदु जी बता रहे थे अहमद पटेल जी के बारे में कि साहब वो एसआईटी की रिपोर्ट आई है। हद है, हमारी एसआईटी भी क्या कमाल की है कि तीस्ता सीतलवाड़ को अहमद पटेल 30 लाख रुपए दे रहे हैं, वो गुजरात सरकार को बदनाम करने के लिए, गुजरात सरकार को गिराने के लिए। तो भाई 100 करोड़ रुपए में तो आप एक विधायक खरीद रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराज 30 लाख रुपए में क्या होगा? वहां के तो अखबारों का भी जो रेट रहा है, हमको उस समय का मालूम है, बहुत पहले का, जो करोड़ों करोड़ रुपए लेते थे तब मोदी जी का और कांग्रेस के लोगों का प्रचार करते थे और उनके विज्ञप्तियां भी छापते थे। तो अब 30 लाख रुपए रूपल्ली में। सच बात तो यह है कि कांग्रेस के अंदर एक धड़ा और भी रहा है जो कहता रहा है कि नरेंद्र मोदी को लगातार बचाने की अगर किसी की भूमिका रही है तो वो अहमद पटेल की रही है। अहमद पटेल और नरेंद्र मोदी जी के आपस में इतने अच्छे रिश्ते रहे हैं, अब पता नहीं मरने के बाद रिश्ते कैसे हो जाते हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि भाजपा के लोगों को इतनी तो शर्मो हया होनी चाहिए कि जिस आदमी ने आपके
प्रधानमंत्री को, आपके नेता को, आपके वोट का जुगाड़ करने वाले आदमी को मुख्यमंत्री रहते बार बार बचाया, कभी भी उनको उनके खिलाफ कोई एक्शन कार्रवाई नहीं होने दिया, और उस आदमी के मरने के बाद आप कह रहे हैं कि वो आपकी सरकार को पलटवाने चाहते थे, आपकी सरकार को गिराना चाहते थे। मतलब हद है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब सवाल उसके बाद और है, देखिए राजीव जी क्या है, आज बहुत अच्छा हुआ जो सोनिया गांधी ने जिस ढंग की बात कही कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, झुक नहीं सकती हूं, मैं लड़ सकती हूं, लड़ूंगी, दबूंगी नहीं। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता यही उनसे सुनना चाहता। आज देखा आपने जो सड़कों पे जो हुजूम था, जिस तरह से विरोध हुआ, जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन उसमें हम एक ही बार बार जो कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को अपनी रणनीति में थोड़ा सा बदलाव करना हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके गोद की मीडिया और उनका जो कनफुआ तंत्र है, उनका जो आईटी सेल है, ये सारे लोग पूरे देश और दुनिया में फैलाने में लग गए होंगे, सुबह से ही लग गए होंगे कि देखो जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार का मामला हुआ और ईडी ने उनसे पूछताछ की, तो कांग्रेस के लोग सड़कों पे आ गए, आंदोलन कर रहे हैं, संसद जाम कर रहे हैं और ये सारा कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बाकी जो इशूज हैं उन पे वो नहीं लड़ रहे हैं इसलिए कि जब सोनिया गांधी का मामला आता है तब वो लोग एकजुट होकर के सड़क पे आते हैं। तो कांग्रेस को, जैसे अभी पवन खेड़ा बता रहे थे, अच्छे ढंग से बता रहे थे, जयराम रमेश का भी स्टेटमेंट अच्छा था, इस तरह से उसको काउंटर करने की आपकी जो एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आपको बताना होगा कि नहीं साहब, हमको ठीक है, कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून अपना काम करे, लेकिन ये कानून की जो एजेंसियां वो बताएं तो सही कि इस राहुल गांधी से आपने इतने जो अनवरत पूछताछ की 50 घंटे, उससे निकला क्या? आप सिर्फ बदनाम करने के लिए, अपमानित करने के लिए इस बुजुर्गी हालत में जो बीमार महिला है, जिनकी जान पे पड़ी, कब जब जाती है गंगाराम हॉस्पिटल तो पता नहीं लोगों को धूप भी लग जाती है कि पता नहीं इस बार लौट के आएगी कि नहीं आएगी, तो ईश्वर की कृपा है कि ठीक है वो स्वस्थ होकर के आती हैं। तो उस महिला से आप जो है इस हालत में पूछताछ कराएंगे, बहुत सही विवेक कर रहे थे और हमारे मित्र लोग कह रहे थे कि भाई वो तो उसका एक ये है, एथिक्स बताता है कि आप सीनियर लेडी है या कोई पुरुष भी है तो उनके घर जाकर के आप पूछताछ करिए, लेकिन आप बुला रहे हैं तो दिखाने के लिए कि देखो हमने सोनिया गांधी को बुला लिया, अपने दफ्तर में बुला लिया, राहुल गांधी को बहुत उछल कूद करते हैं, बहुत बोलते हैं, देखो हमने उनको इतने घंटे लगातार परेशान किया बुलाकर। अगर आपके पास कुछ भी निकला हो भाई, आप होता है ना कि एक तो सर्कमस्टेंशियल भी एविडेंस होते हैं, तो वो एविडेंस आपके पास अगर कहीं दिखाई देते हैं, राहुल की गांधी की बातचीत में कहीं आपको नजर आता है तो उसको भी सामने लाइए ना, ला के बताइए और उसके बाद फिर आगे बढ़िए। लेकिन नहीं, आप चूंकि उनको तंग किया, उनको प्रताड़ित किया, फिर उनकी माता को किया, ये मैसेज दे रहे हैं। तो इसके खिलाफ जो कांग्रेसी आज सड़क पे आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, संघर्ष ही उनके लिए बचा कुचा रास्ता है, बचा रास्ता यही है, यही उनको ताकत दे सकता है। और रह गई सवाल जो विपक्ष की एकजुटता का, एकता का, पता नहीं उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के चुनाव के मामले में सभी दलों की आपस में विपक्ष ने कोई बैठक की थी कि नहीं आपस में, ये हमको मालूम नहीं है, क्योंकि कई बार लोगों को एक मौका मिल जाता है कि हमको तो कॉन्फिडेंस में लिया ही नहीं था। हालांकि ममता बनर्जी ने जो डिच किया है अपने मित्र और अपनी पार्टी के उपाध्यक्ष रहे यशवंत सिन्हा के साथ, उसको इस देश का राजनीतिक इतिहास कभी भुला नहीं सकेगा, क्योंकि यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार उन्होंने बनाया था, उन्होंने पेशकश की थी। कांग्रेस में बहुत लोग नहीं उनको चाहते थे कि वो उम्मीदवार बने, कांग्रेस के लोग किसी और को भी चाहते होंगे या शरद पवार भी कहीं और चाहते होंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने अड़ करके यशवंत सिन्हा जी को उम्मीदवार बनाया और बाद में कह दिया कि अरे साहब हमको मालूम होता कि द्रौपदी मुर्मू जी उम्मीदवार बनने वाली हैं तो हम लोग सपोर्ट कर जाते। भाई उसके बाद भी आप सपोर्ट कर सकती थी, आप कह देती अपनी पार्टी के नेता से, अपने उम्मीदवार से कि आप विड्रा कर लीजिए, हम लोग सारा एकजुट, सारे विपक्ष मिलकर के द्रौपदी मुर्मू का सपोर्ट कर रहा है, तो वो भी नहीं किया, लेकिन आपने लड़ाई को कमजोर किया और कहा कि हम हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिर चुनाव क्यों लड़ा, उम्मीदवार क्यों बनाया आपने? वही हालत उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी जो संसद में सांसदों का गणित है, संख्या बल है, वो जाहिर सी बात है कि एनडीए के पक्ष में ही झुका हुआ है। लोकसभा में 2/3 के आसपास उनके बहुमत है, राज्यसभा में भी एनडीए का एक तरह से बहुमत हो ही गया है, तो उसमें कोई विपक्ष के लिए बहुत ज्यादा गुंजाइश की बात नहीं थी। लेकिन ये चुनाव जो है सैद्धांतिक रूप से भी लड़े जाते हैं और
सरकार को एक्सपोज करने का एक जरिया भी होता है। जैसे इस मामले में यशवंत सिन्हा ने बहुत सारी बातें कही हैं, अपने चुनाव प्रचार में उन्होंने काफी सरकार की खिल्लियां उड़ाई हैं और बखिया उधेड़ने का काम किया है, और एक साबित कर दिया है कि देखो ये जो द्रौपदी मुर्मू नाम की महिला जी हैं, जो आदिवासी है कहने के लिए, लेकिन इनको न तो आदिवासी महिलाओं की फिक्र है, न आदिवासियों की फिक्र है, न दलितों की फिक्र है, न पिछड़ों की फिक्र है, और उनको बोलना भी नहीं है। मतलब कम से कम चुनाव अभियान के दौरान तो उनको द्रौपदी जी को कुछ न कुछ बोलना ही चाहिए था। जो यशवंत सिन्हा जो आरोप लगा रहे थे उसके बारे में भी तो कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन वो एकदम जैसे माना गया कि वो गंगू की चिड़िया कभी इंदिरा गांधी के बारे में कहा जाता था, तो द्रौपदी जी ने खुद साबित किया भाई जब राष्ट्रपति हो जाएंगे तब आप बहुत कुछ नहीं बोल सकती, वो बात समझ में आती है, लेकिन जब तक आप उम्मीदवार हैं तब तक तो आप कुछ बहुत कुछ बोल सकती थी, बताती कि हाँ भाई आदिवासियों के हम प्रतिनिधि हैं, अगर हमको बनाया गया है तो हम आदिवासियों के हितों की रक्षा करेंगे, उनका जल जंगल जमीन छीनने नहीं देंगे, आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं नहीं होने देंगे, दलितों पे होने वाले उत्पीड़न को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बोलना चाहिए था। अगर कुछ होता है तो हम सरकार को इस मामले में गाइड करेंगे। तो ये सारी बातें नहीं है। देखिए सीधी सी बात है, इस समय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कदम 2024 और उससे पहले जो अभी चुनाव होने वाले हैं कुछ राज्यों के, क्योंकि ये चीजें तो अलार्मिंग है ही है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में इनके दो दो केंद्रीय मंत्रियों के इलाके में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। ग्वालियर में और मुरैना में, मुरैना नरेंद्र सिंह तोमर का इलाका और ग्वालियर ज्योतिरादित्य सिंधिया का इलाका, दोनों में कांग्रेस ने अपना नगर निगम का चेयरमैन बड़े बहुमत से जिता लिया अपना। भाई 16 में से 5 हो गए कांग्रेस के, एक आम आदमी पार्टी का हो गया, एक निर्दलीय हो गया, 7 हो गए, जबकि 16 के 16 बीजेपी के थे पिछली बार। तो बीजेपी की चिंता तो लगातार बढ़ रही है कि भैया ये जो घर के भेदी और जो लंका तो ढहा दिया उन्होंने, लेकिन किसी काम का है नहीं, वो मंत्री बन जाए, हवाई जहाज उड़ाए, वो बात ठीक है, लेकिन अपने इलाके में वो अपने ड्राइवर से हार गए और अब उनके इलाके के लोगों ने उनके उम्मीदवार को भी हरा दिया। तो इसलिए बीजेपी की चिंताएं तो बढ़ रही हैं। अब उसको कैसे काउंटर किया जाए, वो घुमा फिरा करके वो 2024 और उसके पहले गुजरात, हिमाचल प्रदेश या और जम्मू कश्मीर को भी अब तो ले लिया चुनाव कराने के लिए। तो इसको ये सारे उनकी स्ट्रेटजी, सारा उनका जो है, अब देखिए अचानक राष्ट्रवाद हो जा रहा है, कहीं आतंकवादी मिल जा रहे हैं, कहीं वो कौन लश्कर का या कौन गजवाए हिंद हो रहा है, मतलब ये सारी चीजें जो है अचानक बढ़ने लग जाएंगी, ईडी की पूछताछ बढ़ जाएगी। तो ये सारा है। अब इसमें यही है कि विपक्ष को एक बार एकजुट होकर के एक साथ बैठना होगा और अपनी भविष्य की रणनीति तय करके उसके हिसाब से ही लड़ना होगा। अगर संसद का जाम हो रहा है या बाइकाट हो रहा है तो जाम और बाइकाट करने के साथ ही आप आकर के आइए, प्रेस को बताइए कि साहब बीजेपी के लोगों ने किस तरह से कई कई सत्र जाम कर दिए थे, चाहे वो आदर्श घोटाला हो, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, पूरा का पूरा सदन खत्म कर देते थे। और आज वही लोग समझा रहे हैं कि साहब कांग्रेस जो है वो सदन को चलने नहीं देना चाहती है, लोकतंत्र को जाम कर रही है। इसको बताना चाहिए, उनके उस समय के बयान को लेकर के, उनके कथन को लेकर के सामने आना चाहिए, यही सबसे बड़ी रणनीति होगी। जी राज जी बिल्कुल। विवेक जी, एक बात जरा समझना